हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स, वो कंप्लीट हो चुका है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो चुका है। उन दोनों पार्ट में मैंने एक नई अप्रोच को इंट्रोड्यूस करा था, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आपको समरी पढ़ा रहे थे। बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं लगा। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर आप चाहें उसका पीडीएफ लेना तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर उसका पीडीएफ गिवन है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी आप उसी तरीके से देखना चाहते हैं जिस तरीके से नेशनल करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कम समय में सब कुछ कवर अप करने के लिए वो बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अगर आप लोगों के यहाँ पर कमेंट आए और ज़्यादातर लोगों का यही विचार रहा कि हाँ, उसी तरीके से आगे उसको कंटिन्यू करा जाए, तब हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को उसी तरीके से आगे कवर अप करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो ये सेक्शन है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका गरबा, जिसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। सो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके रिगार्डिंग है वो ये है कि अमूर्त एग्जैक्टली है क्या, मतलब अमूर्त विरासत का मतलब क्या है। सो अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं शामिल होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। जैसे इसका नाम है अमूर्त, इस पर्टिकुलर शब्द की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप दो अलग अलग भागों में डिवाइड करो तो एक हो गया अ और दूसरा हो गया मूर्त, यानी कि जो मूर्त रूप में ना हो। ठीक है, मूर्त रूप में यानी कि जो दिखाई ना पड़े। तो जो दिखाई नहीं पड़ेगा वो आपका अमूर्त विरासत में शामिल होगा और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत जो है साक्षात व देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जिसमें आपके स्थापत्य हो गए, मूर्ति कला हो गई, चित्र हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर स्थापत्य की अगर हम बात करें, सपोज ताजमहल की बात कर रहे हैं या फिर आगरा के किले की बात कर रहे हैं, तो ये स्थापत्य में है। ठीक है, जिनको हम जो है छू सकते हैं, जिनको हम सामने देख सकते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल होती हैं जिन्हें विविध सांस्कृतिक समूह जिसमें प्रतिभाग करते हैं। इसके बाद इसमें स्मरण तथ्य की बात करें, सबसे पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी 18वीं वार्षिक बैठक ये 5 से 8 दिसंबर 2023 के बीच में कहां पर हुई, आपका कसाने बोत्सवाना में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 18वीं बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी, कसाने बोत्सवाना में। कब हुई थी, दिसंबर 2023 में। अभी समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर पर्टिकुलरली पूछा गया था कि ये इवेंट कौन से मंथ का है। ठीक है, अब इस बैठक के दौरान कुल 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करा। तो ये पर्टिकुलर आपको नंबर याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि 18वीं बैठक हुई थी जो कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की थी। कहां पर हुई, कसाने बोत्सवाना में। तो यहाँ पर अभी तक आपको सिर्फ ये दो पर्टिकुलर पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो ये 51 नई विरासत सूची थी, इसके बाद में आगे पढ़े। सो इस तरीके से अगर देखें तो अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासत शामिल हो चुकी हैं। सो टोटल आपको ये नंबर याद रखना है, 693 हेरिटेज साइट्स हैं जिनको शामिल करा गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। टोटल ये 140 कंट्रीज से ली गई हैं। अब जो ये 51 नई विरासत सूची है, इसमें 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जबकि 6 ऐसी हैं जिनको अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करा गया है, यानी कि लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, यानी कि इनको अगर सेफगार्ड नहीं करा गया, 6 ऐसी विरासत हैं, अगर इनको सेफगार्ड नहीं करा गया तो ये विलुप्त हो जाएंगी। आगे बढ़े, बात करें कि इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात का जो गरबा डांस है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है।
सो ये पर्टिकुलर चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि गरबा ये भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। सो ये इसका नंबर भी याद रखना कि 15वां नंबर की है ये आपकी गरबा। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें गरबो या फिर गरबा, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्वदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबो के नाम से जाना जाता है और ये जो मटका है ये मानव शरीर का प्रतीक होता है और इसके अंदर जलता हुआ दीपक जो है वो दिव्य आभा का प्रतीक, दिव्य आत्मा का प्रतीक होता है। तो ये मतलब इसमें एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बट आपने यहाँ पर देख लिया, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद आगे इसमें बात करें कि ये जो गरबो है, ठीक है, इसकी स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम कर डांस किया जाता है और इसी नृत्य को गरबा बोला जाता है। बॉलीवुड की तमाम मूवीज हैं जिसमें आप ये डांस करते हुए नायक और नायिका को देखते रहेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आगे बात करें कि भारत जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु जो ये अंतर सरकारी समिति है इसका एक सदस्य है। 24 सदस्यों की ये जो समिति है इसमें भारत का चुनाव 2022 में 4 सालों के लिए किया गया था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी याद रखिएगा कि 2026 तक हिंदुस्तान जो है इस समिति का एक सदस्य देश है। आगे बढ़े, बात करें भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की, तो इसमें रामलीला शामिल है जो कि आपकी रामायण की परंपरागत प्रस्तुति है। 2008 में इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर मेरा आपको सजेशन है कि 2014 के बाद के जितने इवेंट हैं हर एक इवेंट को ईयर वाइज जरूर याद रखें क्योंकि एग्जामिनेशन में वहीं से पूछा जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। कुट्टियत्तम ये एक संस्कृत नाट्यकला है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। रम्मन की बात करें तो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है, 2009 में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा मुडियेट्टू ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है, 2010 में इसको शामिल किया गया। कालबेलिया की बात करें, राजस्थान का लोक नृत्य है, इसको भी 2010 में शामिल किया गया। लोकगीत और लोक नृत्य दोनों है। इसके बाद आगे बात करें छऊ नृत्य की, ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो कि स्पेशली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्रचलित है, 2010 में इसको शामिल करा गया। 2012 की बात करें, लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार है इसको शामिल किया गया। संकीर्तन की बात करें 2013 में इसको शामिल करा गया और ये आपका मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य है संकीर्तन। पंजाब, यहां से आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। पंजाब के जडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की जो शिल्प कला है 2014 में उसको शामिल किया गया। योग को 2016 में, नवरोज इसको शामिल करा गया 2016 में, 2017 में कुंभ मेलों को शामिल करा गया। कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है इसको 2021 में और गुजरात का जो गरबा है इसको 2023 में शामिल किया गया। तो ये था पहला आर्टिकल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की। तो ये जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है और यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। यानी कि अलग अलग देशों ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या कुछ प्रयास किए हैं जलवायु संरक्षण के लिए, यानी कि क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए, उनको ये मतलब उनकी एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। और इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल से इसका प्रकाशन हो रहा है, 2005 से। और इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें और जो 63 दूसरे अन्य देश हैं संयुक्त रूप से विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी है। ये जो सूचकांक है 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है ये
कितने अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है, कितने इसके अंदर इंडिकेटर हैं। तो 4 तो हो गए आपके कैटेगरी और 14 हो गए इंडिकेटर। ये देखो एग्जैक्टली आपसे यही सब पूछा जाएगा जितना मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इन सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब ये जो 4 कैटेगरी हैं, इसमें पहली कैटेगरी आती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की। स्कोर को याद रखने की जरूरत कुछ खास नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, इसके अलावा ऊर्जा उपयोग की बात करें और जलवायु नीति की, तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। अगला पॉइंट, 8 दिसंबर 2023 को COP 28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को जारी किया गया। तो इसको जारी करने में कौन कौन सी संस्थाएं जो है शामिल है, उसमें जर्मन वॉच है, उसमें क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है और इसमें न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। 2005 से इसको स्टार्ट किया गया था इसका प्रकाशन, जो हमने अभी ऊपर देखा था। ये जो है 19वां संस्करण रहा इस सूचकांक का। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए नहीं स्थान मिला क्योंकि पेरिस समझौते को लागू करने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक जो प्रभाव है इसकी रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए किसी भी देश को टॉप 3 में शामिल नहीं किया गया, मतलब उसमें स्थान ही नहीं मिला। कोई भी देश वैश्विक तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है आपका डेनमार्क। ये टॉप पर रहा, इसको जरूर याद रखें। टॉप 3 पर तो किसी को नहीं रखा गया, लेकिन 4th प्लेस पर डेनमार्क, इसको सर्वोच्च रैंक मिली और 4था स्थान इसने हासिल किया। स्कोर याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। सऊदी अरब की बात करें, इसको अंतिम स्थान मिला है, यानी कि 67वां 67th प्लेस मिला है इसको। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश ये चीन पिछले वर्ष की तुलना में अब कहां पर है, 51 यानी कि 51वें प्लेस पर। पिछले वर्ष के समान ही इस बार भी 51वें प्लेस पर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश ये अमेरिका है, जो कि 57वें स्थान पर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो G20 देश हैं जिसमें भारत है, इसको 7वां प्लेस मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जर्मनी 14वें और यूरोपीय संघ 16वें पर, मतलब 16वें प्लेस पर ये शामिल है। इसके बाद आगे देखते हैं, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जो है वो जिम्मेदार है। अब यहां से हमारी रैंकिंग स्टार्ट होती है। इस रैंकिंग में अगर हम देखें तो डेनमार्क टॉप पर है, इसके बाद आता है आपका एस्टोनिया, उसके बाद फिलीपींस और उसके बाद इंडिया। भारत से ऊपर फिलीपींस, एस्टोनिया और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज है। नीचे अगर हम बात करें तो नीदरलैंड, मोरक्को और स्वीडन है। इन चीजों को एज इट इज आपको याद रखना ही है। इसके बाद आगे बात करें ब्रिक्स देशों की स्थिति, हिंदुस्तान 7th प्लेस पर है। इसके बाद आपका ब्राजील आता है, इसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर चाइना और उसके बाद रशिया। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें इंडिया के बारे में ही याद रखना है, इतना सफिशियंट है। ब्रिक्स देशों के एग्जैक्टली पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपने एक बार देख लिया है, सो दैट इज इनफ। अंतिम 5 देश की बात करें तो अभी हमने देखा था 67th प्लेस पर सऊदी अरब, 66 पर ईरान, 65 पर UAE, 64 पर साउथ कोरिया और 63 पर रशिया। नेक्स्ट बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्कोर या फिर स्थान मिला है। स्कोर इंडिया का आप चाहें तो याद रखिए, अदरवाइज पूछा नहीं जाएगा, ये 100% है। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में अगर हम बात करें तो इंडिया का प्लेस क्या रहा, ये थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एग्जामिनेशन में पेपर जो है टफ बनता है, उस पॉइंट पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की प्रोडक्शन, तो इसमें आपको जो इंडिया है इसको समग्र रैंकिंग इसकी उच्च रही है और रैंकिंग में कौन सा पायदान पर रखा गया है, 90 पर। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में 37वां स्थान मिला है। मध्यम ऊर्जा उपयोग की बात करें 10वां स्थान और जलवायु नीति में भी 10वां स्थान। यहां पर स्कोर याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में जो शीर्ष देश हैं। सो
इसमें अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में फिलीपींस नंबर 1 पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में नॉर्वे, ऊर्जा उपयोग में फिलीपींस और जलवायु नीति में नीदरलैंड। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, जब हम उत्सर्जन की बात कर रहे हैं और जब हम उपयोग की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही फिलीपींस नंबर 1 पर है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें नॉर्वे है, और जलवायु नीति के मामले में नीदरलैंड टॉप पर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। सो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो वर्ष 1923 में स्थापित टाइम मैगजीन के द्वारा 1923 से हर साल पर्सन ऑफ द ईयर इसका चुनाव किया जाता है। कब से किया जा रहा है? 1927 से। टाइम मैगजीन कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? 1923 में। 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर, उस टाइम पर इसको मैन ऑफ द ईयर इसके नाम से जानते थे, ये थे आपके चार्ल्स लिंडबर्ग, इनको चुना गया था। सो पहले जो पर्सन ऑफ द ईयर थे या फिर मैन ऑफ द ईयर, इनका नाम क्या था? चार्ल्स लिंडबर्ग। और इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या फिर विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया हो सबसे ज्यादा। सो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जब चुनाव किया जाता है तो निम्न में से किसका विचार नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसमें आपको व्यक्ति, समूह और विचार, ये तीन चीज मिलेंगी। एक कुछ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको चुनना रहेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात होती है तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, किसी समूह को भी दिया जा सकता है ये, और किसी विचार को भी। आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 1930 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको घोषित किया गया है। बट ये ऑनलाइन पोल हुआ था, उसमें ये जो है विजेता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम, इसके द्वारा 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। और ये जो है आपके 2023 में अमेरिकी गायिका, गीतकार, इनका नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेलर स्विफ्ट, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2017 में टाइम मैगजीन ने द साइलेंट ब्रेकर्स नामक एक समूह था, उसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज पर जो महिलाएं शामिल थी उसमें भी टेलर स्विफ्ट को स्थान मिला था। द साइलेंट ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध सामाजिक आवाज उठाई, मतलब समाज में अपनी आवाज उठाई। और इस तरीके से टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है टेलर स्विफ्ट। आगे बात करें, साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं। ये पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो कि 2 बार इस स्थान पर रही हैं, मतलब उनको जो है इस मैगजीन पर कवर पेज पर इनको प्लेस दिया गया है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली भी ये पहली व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची की बात करें तो इसमें सीईओ ऑफ द ईयर ये कौन रहे? आपके सैम अल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें, ये आपके लियोनेल मेसी हैं, जो कि फुटबॉलर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर की बात करें तो एलेक्स नेवेल, ये ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला जो हमारा आर्टिकल है, ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का आर्टिकल में इतना ही था। अगला आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा है उसके बारे में। तो नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर, खारे पानी में पाई जाती हैं। सो नदी डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मीठे पानी में भी और खारे पानी में भी। आज की डेट में बात करें तो दुनिया में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं।
और ये जो 6 जीवित प्रजातियां हैं इसमें अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन और तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगजी फिनलेस प्रोपोइज डॉल्फिन ये शामिल हैं। दुनिया की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जिसे बैजी या फिर चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है उसको वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की जो कैपिटल है बोगाटो वहां पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि जो ये विलुप्त होने वाली इसकी प्रजाति हैं डॉल्फिन की उनको बचाया जा सके। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर द रिवर डॉल्फिन बाय 2030 इसके हस्ताक्षरकर्ता उसमें 11 देश शामिल हैं जिसमें हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना है। तो यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर साल याद रखना है कि टारगेट क्या है 2030। ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।